प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ध्यान से देखना, समझते हुए चलना और फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करना। कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। मैं जो जो क्वेश्चंस डिलीटेड है मिसलेनियस से भी मैंने उनको मार्क कर दिए हैं, बर्नौलीज ट्रायल के, या फिर एक और कौन सा टॉपिक है उसके भी डिलीटेड, एक्सपेक्टेशन एंड मीन, एक्सपेक्टेशन मीन एंड वेरिएंस वाले रैंडम वेरिएबल के, तो उनको मैंने यहाँ पर टिक कर दिया। चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज मिसलेनियस 13th मिसलेनियस, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है A and B are two events such that probability of A not equal to 0. Find the probability of B given A. तो B given A की probability निकालने बोल रहा है। तो probability of B given A क्या होगा? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला B इंटरसेक्शन A अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A, यही होता है फॉर्मूला। अब इसमें कंडीशन गिवन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है यहां पर कि A इज अ सबसेट ऑफ B। तो अगर A B का सबसेट है, इफ A इज अ सबसेट ऑफ B, मतलब A के सारे एलिमेंट B में आएंगे। इसका मतलब A इंटरसेक्शन B की वैल्यू किसके इक्वल होगी? A के इक्वल होगी। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A हो जाएगा। इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 1। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा? 1। सबको समझ में आ गया? तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊं। ओके, तो सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है यहां पर? A इंटरसेक्शन B इज अ नल सेट। मैं सीधा सेकेंड पार्ट पे जंप कर रहा हूं। सेकेंड पार्ट में कंडीशन है A इंटरसेक्शन B इज ए नल सेट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा? 0। नल सेट की प्रोबेबिलिटी 0, मतलब 0 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A, दैट इज इक्वल टू 0। सो यू विल गेट 0। क्लियर? सेकेंड का आंसर होगा 0। ओके, इरेज कर रहा हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से अपनी बुक में देखना और पढ़ना। क्वेश्चन 2 है, a couple has 2 children. Find the probability that both are males if it is known that at least one of them is male. तो सबसे पहले हम बनाएंगे सैंपल स्पेस। अगर एक कपल के 2 चिल्ड्रन है तो क्या हो सकता है? फर्स्ट बॉय सेकेंड गर्ल, फर्स्ट बॉय सेकेंड बॉय, फर्स्ट गर्ल सेकेंड गर्ल, फर्स्ट गर्ल सेकेंड बॉय, ये 4 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। अब इसमें बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर मेल्स। तो आपको जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको ई कंसीडर कर लेते हैं। बोथ आर मेल्स मतलब कि बी बी, ये हो जाएगा उसका एलिमेंट। इफ इट इज नोन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज मेल, तो ये एफ हो गया। वन ऑफ देम इज मेल, इसका मतलब क्या आएगा इसमें? बीजी, बीबी एंड जीबी, ये हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, ये निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, या फिर सिंपल हम ये भी लगा सकते, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, सो विल गेट 3 अपॉन, सॉरी गलत लिख रहा हूं मैं, ई इंटरसेक्शन एफ तो अभी हमने निकाला ही नहीं है, तो पहले ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लो। ई इंटरसेक्शन एफ की कितनी वैल्यू आएगी? ओनली 1, दैट इज बीबी। ओके, सो यू विल गेट 1 एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय 3 एलिमेंट्स इन एफ, सो द आंसर विल बी 1/3। ये हो जाएगी आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ। समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन का। अच्छा, मैं इसको पूरा इरेज नहीं करता हूं बिकॉज सैंपल स्पेस विल रिमेन सेम।
सैंपल स्पेस में कोई चेंजेस नहीं होगा. ए कपल हैज 2 चिल्ड्रंस. अब इसके बाद सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर फीमेल्स. दोनों फीमेल से इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. तो इसको इवेंट ई ले लेता हूं. तो दोनों फीमेल वाला क्या हो जाएगा? जी जी, दोनों गर्ल्स. If it is known that elder child is a female, तो elder child female है, इसको हम इवेंट F कंसीडर करते हैं. तो इसमें GG एंड GB एलिमेंट्स आ जाएंगे, GG एंड GB. ओके. अब आपको क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन F निकालना है. दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय N ऑफ F. तो E intersection F निकाल लो. You will get only one element, that is GG. So it is 1 divided by N of F is 2. So you'll get 1 by 2. तो ये हो जाएगी probability of E given F. हो गया? इरेज कर दो. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूं मैं. क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया. आज थोड़ा सा फास्ट चलने वाला हूं मैं, तो इसलिए जल्दी जल्दी आप लोग भी अपना हाथ चलाते रहना. अच्छा, प्रॉब्लम देखो एक और आपको कहाँ आने वाली है. जब आपने बेस थ्योरम पढ़ लिया अच्छे से, फिर आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन देखोगे ना सिंपल वाले, तो भी वो आपको बेस थ्योरम जैसे समझ में आएंगे. तो आपको वो चीज दिमाग में रखनी है कि कब आपको बेस थ्योरम अप्लाई होने वाला है. जब एक सैंपल स्पेस मोर देन 1 इवेंट्स में डिवाइड होता है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स में, वो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा प्रैक्टिस से. क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं. सपोज 5% ऑफ मेन एंड 0.25% ऑफ वुमेन हैव ग्रे हेयर्स. तो 5% मेन और 0.25% वुमेन हैव ग्रे हेयर्स. A gray hair person is selected at random. What is the probability that person being male? Assume that there are equal number of males and females. तो यहां पर जो है बेस थ्योरम का क्वेश्चन है. कैसे पता चला बेस थ्योरम का क्वेश्चन है? क्योंकि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन बीइंग मेल, तो उसका जो काउंटर पार्ट क्या होगा? फीमेल. ठीक है, मैन, या फिर उसका काउंटर क्या होगा? वुमेन. तो जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको इवेंट E1 ले लेते हैं. ठीक है, सेलेक्टेड पर्सन इज मेल, ये कंसीडर करते हैं. और इवेंट E2 क्या होगा? सेलेक्टेड पर्सन इज फीमेल. ठीक है, ये हो जाएगा. अब गिवन जो है उसको हम इवेंट ए कंसीडर करते हैं. तो इवेंट ए क्या कंसीडर होगा? ग्रे हेयर पर्सन सेलेक्टेड. ग्रे हेयर्ड पर्सन सेलेक्टेड. पर्सन सेलेक्टेड. ठीक है. अब आपको जो फाइंड आउट करना है वो लिख लेते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन ए, यही निकालना है. प्रोबेबिलिटी दैट selected person is male, it is given that gray haired person is selected. बेस थ्योरम का फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A given E1 into probability of E1 divided by probability of A given E1 into probability of E1 plus probability of A given E2 into probability of E2. ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया. अब चारों वैल्यूज निकाल लेते हैं. तो सबसे सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकालना होगा. E1 मतलब कि मेल सेलेक्ट होना, E2 मतलब कि फीमेल सेलेक्ट होना. और उसके लिए लास्ट लाइन में आपको एक स्टेटमेंट दे दिया है, इक्वल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स. तो E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2. E2 की प्रोबेबिलिटी भी कितनी हो जाएगी? 1/2. क्लियर. अब आते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E1 में. A गिवन E1 का मतलब है कि अगर मेल सेलेक्ट हुआ तो उसका ग्रे हेयर होने की प्रोबेबिलिटी. तो यहां पर आपको गिवन है 5% ऑफ मैन हैज ग्रे हेयर. सो इसका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 5% या फिर 5/100. सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E2 मतलब फीमेल सेलेक्ट हुई है तो ग्रे हेयर होने की प्रोबेबिलिटी 0.25%.
तो ये हो जाएगा 0.25% या फिर 0.25 अपॉन 100। ये चारों वैल्यूज को उठा के पुट करना है, सॉल्व करना है, एंड you'll गेट द आंसर। समझ में आ गया? जो बच्चे ऑनलाइन में एक बार एक्नॉलेज करो, समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन? आ गया सर। ओके ओके। सो साक्षी लेट से ज्वाइन किया, आई थिंक अनुष्का भी लेट से ज्वाइन की है। मैं एक बार बता दूं, मिसलेनियस हमने स्टार्ट किया, क्वेश्चन 1 2 3 आज हमने अभी कंप्लीट किया है थोड़ी देर पहले। और क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 ये सारे क्वेश्चन डिलीटेड टॉपिक पे बेस्ड है, तो इसको हम नहीं करने वाले। क्वेश्चन नंबर 8 ये मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप लोग बताओगे, क्लास 10th का क्वेश्चन है क्योंकि ये। बताओ आंसर क्वेश्चन पढ़ के। Come on, fast. If a leap year is selected at random, what is the chance that it contains 53 Tuesdays? हाँ बताओ, कौन बता रहा है? या किसी को नहीं पता? अगर कोई नहीं बता रहा तो मैं यही मान रहा हूं किसी को नहीं पता। तो आंसर है इसका 2/7। बिकॉज एक लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? 366 डेज होते हैं, जिसमें 52 कंप्लीट वीक्स होते हैं प्लस 2 डेज एक्स्ट्रा होते हैं। और वो जो 2 एक्स्ट्रा डेज हैं वो क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं? वो संडे मंडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, एंड फ्राइडे सैटरडे हो सकता है। ठीक है, तो कितने पॉसिबल आउटकम्स हो गए हमारे पास? 7। फेवरेबल आउटकम मतलब ट्यूसडेज आने का चांस, तो ट्यूसडे आने के 2 हो जाएंगे, तो 2/7 आपका आंसर होगा। ठीक है, यस। किसी को कोई डाउट तो पूछ लो, कोई डाउट नहीं तो मैं आगे मूव कर रहा हूं। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 में क्या गिवन है? सपोज वी हैव 4 बॉक्सेस ए बी सी डी कंटेनिंग कलर्ड मार्बल्स एज गिवन बिलो। इसका मतलब क्या? देखो, ए में कितने मार्बल्स हैं? ए में एक रेड है, 6 वाइट है, 3 ब्लैक है। वैसे ही बी में कितने मार्बल्स हैं? 6 रेड, 2 वाइट, 2 ब्लैक्स, एंड सो ऑन। ठीक है, ये पूरा डिस्क्रिप्शन यहां पर गिवन है। तो हमारे पास 4 बॉक्सेस है, 3 टाइप के मार्बल्स हैं। अब क्वेश्चन में लिखा 1 बॉक्स हैज बीन सेलेक्टेड एट रैंडम एंड ए सिंगल मार्बल इज ड्रॉन फ्रॉम इट। तो पहले हमने एक बॉक्स सेलेक्ट किया, उसमें से एक मार्बल निकाला। इफ मार्बल इज रेड, और मार्बल क्या निकला? रेड निकला। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स ए? पहले बॉक्स ए तक रखते हैं। ओके, तो कैसे बनेगा ये? करेक्ट, ये बनेगा बेस थ्योरम से। तो जो गिवन है उसको हम इवेंट ए डिफाइन करेंगे। मार्बल इज रेड, मार्बल इज रेड। और जो फाइंड आउट करना है उसको E1 लेंगे। E1 क्या हो जाएगा कि वो बॉक्स ए से निकला। फिर E2 क्या हो जाएगा? बॉक्स बी। फिर E3 क्या हो जाएगा? बॉक्स सी। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या लगने वाला है यहां पर? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन ए। क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E3। अच्छा, इसमें E4 भी तो आएगा, मैंने नहीं कंसीडर किया। E4 बॉक्स डी हो जाएगा ना,
तो वो भी लिखना पड़ेगा E4 बॉक्स डी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E4, ये हो जाएंगे ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, अब इसके बाद देखो हम निकालते हैं एक एक करके प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, E1 मतलब बॉक्स ए सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E4, ये चारों की प्रोबेबिलिटी सेम होगी 1/4। समझ में आ गया? अब आते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E4। तो ए गिवन E1 मतलब कि E1 ए मतलब कि रेड बॉल निकलना, E1 मतलब कि बैग ए से। तो बैग ए से रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? Yes, it is 1/10 because only one red ball is there in bag A and total number of ball is 10. Similarly, bag B से red ball निकलने की probability no 6/10 because bag B में कितने रेड बॉल्स है 6 और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हो गए 10। सिमिलरली बैग सी से ए गिवन E3 कितना हो जाएगा 8/10 एंड सिमिलरली ये क्या हो जाएगा 0। तो ये चारों वैल्यूज आपको मिल गई, सब मिल गया, उठा के इसमें पुट कर दो और आपका आंसर यहां पर मिल जाएगा। समझ में आया ये चीज? अच्छा, अब सेकेंड पार्ट में ये पूछा है कि बॉक्स बी के लिए निकालो, तो क्या चेंजेस होगा इसमें? चेंजेस होगा सिर्फ यहां पर, ये वाला जो पार्ट है ना वो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन ए हो जाएगा और ऊपर वाले में भी ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हो जाएगा, ये ए गिवन E2 हो जाएगा। समझ में? E3 के लिए निकालना तो E3, E4 के लिए निकालना तो E4। तो इस तरह से आप बाकी सभी की प्रोबेबिलिटीज निकाल लोगे। क्लियर? ओके, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो, कोई डाउट नहीं तो मैं इरेज कर रहा हूं। साक्षी, अनुष्का, समझ में आया? ओके, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन एक बार मैं अलग से कॉपी कर रहा हूं, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 13 है, assume that the chance of a patient having heart attack is 40%। तो एक पेशेंट को हार्ट अटैक आने का चांस कितना है? 40% है। It is also assumed that medication and yoga courses reduces the risk of heart attack by 30%। तो एक्चुअल में एक पेशेंट को हार्ट अटैक आने का चांस 40% है, लेकिन अगर वो योगा करेगा तो उसका हार्ट अटैक का चांस 30% से रिड्यूस हो जाएगा। समझ में आया? इसका मतलब क्या है कि अगर 40% चांस उसको हार्ट अटैक आने का है, 40%, और उसमें 30% का रिडक्शन हो रहा है, तो हम क्या निकालेंगे? 40% माइनस 30% ऑफ 40%। समझ में आए ये चीज? मतलब कि 40, इसको परसेंटेज हटा दो, सिंपली ये समझ लो कि 40 माइनस 30% ऑफ 40, ये हो जाएगा। समझ में? इसका मतलब क्या हो जाएगा? 40 माइनस ये कितना हो जाएगा? 30/100 इंटू 40, तो ये हो जाएगा 4 3 12, मतलब 40 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 28। तो अब परसेंट लगा देते 28%। मतलब अगर इनिशियली किसी पर्सन को हार्ट अटैक आने का जो चांस था वो 40% था, तो अब
वो चांस 30% से रिड्यूस हो गया, तो अब उसको हार्ट अटैक आने का चांस कितना हो गया? 28% हो गया। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ये समझना। ये जो स्टेटमेंट से जो हमने निकाला, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो यहां ये रिजल्ट मैं लिख लेता हूं, नाउ इट बिकम्स 28%। ठीक है, तो इस पूरे पार्ट को मैं यहाँ इरेज कर रहा हूं। अब आता हूं नेक्स्ट पार्ट पे, क्वेश्चन के और क्या चीजें लिखी हुई है। क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है यहां पर, and prescription of certain drug reduces the chance by 25%। अगर वो ड्रग लेता है सर्टेन ड्रग, तो उसका जो हार्ट अटैक का चांस है वो 25% से रिड्यूस होता है। मतलब योगा करने से 30% रिड्यूस होता है और ड्रग्स लेने से 25% रिड्यूस होता है। तो पहले उसका जो हार्ट अटैक का चांस था 40, अब वो कितना रिड्यूस हो जाएगा? 25% ऑफ 40, मतलब कि 40 माइनस 1/4 इंटू 40, यही होता है। 40 25% इज 1/4 एंड इट इज 10, सो 30। सो अगर वो प्रिस्क्राइब्ड ड्रग ले रहा है, तो उसका जो हार्ट अटैक का चांस है वो 40% से रिड्यूस होके अब कितना हो जाएगा? 30% हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना कि अगर कुछ नहीं कर रहा तो 40% चांस है उसको हार्ट अटैक आने का, योगा कर रहा है तो 28% चांस है, मेडिकेशन ले रहा है तो 30% चांस है। ठीक है, आगे लिखा है, एट At a time, a patient can choose any one of the two options with equal probability। तो पेशेंट के पास दोनों में से कोई एक ऑप्शन चूज करने का ऑप्शन है। ठीक है, दोनों में से कोई एक चूज कर सकता है, या तो योगा मेडिकेशन वाला या फिर ड्रग्स का। ठीक है, विथ इक्वल प्रोबेबिलिटी, मतलब कि वो योगा को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है और ड्रग्स को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। आगे लिखा है, इट इज गिवन दैट आफ्टर गोइंग थ्रू वन ऑफ द टू ऑप्शंस, मतलब एक पेशेंट दोनों में से कोई एक ऑप्शंस को सेलेक्ट कर चुका है, द पेशेंट सेलेक्टेड एट रैंडम सफर्स ए हार्ट अटैक, और उसको हार्ट अटैक हो गया। मतलब उसने एक ऑप्शन लिया दोनों में से कोई एक और उसको हार्ट अटैक हो गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट पेशेंट फॉलोड अ कोर्स ऑफ मेडिटेशन एंड योगा। तो उसने मेडिटेशन और योगा का कोर्स ऑप्ट किया था, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो यहां पर हमें जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, उस इवेंट को हम इवन लेते हैं। तो इवन क्या होगा? ऑप्टेड फॉर योगा एंड मेडिटेशन। ठीक है, और इवेंट E2 क्या हो जाएगा? ऑप्टेड फॉर ड्रग। ठीक है, और जो गिवन है उसको इवेंट ए कंसीडर करते, ही सफर्स फ्रॉम हार्ट अटैक, उसको हार्ट अटैक आया तो इसको हम इवेंट ए कंसीडर करते हैं, हार्ट अटैक आना। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है यहां पर? प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट? इवन गिवन ए। क्या होता है ये? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन इवन डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन इवन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2। तो ये सारी चीजें निकालनी है। अब सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, यस इट इज 1/2 एंड 1/2, क्योंकि एक स्टेटमेंट बोल रहा है ना, विथ इक्वल प्रोबेबिलिटी, इट इज गिवन दैट गोइंग टू, नहीं कहां पर लिखा है? चूज वन ऑफ द टू ऑप्शंस विथ इक्वल प्रोबेबिलिटी, दैट्स व्हाई 1/2 1/2 हो गया। फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1, ए मतलब हार्ट अटैक होना, E1 मतलब उसने योगा ऑप्ट किया, तो योगा लिया तो हार्ट अटैक होने का क्या चांस है? 28%। हमने कैलकुलेट करके निकाला था अभी, सो इट इज एक्चुअली 0.28। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2, मतलब कि उसने ड्रग्स लिए, प्रिस्क्राइब ड्रग्स, यस इट इज 30%, दैट इज 0.3। करेक्ट। सो ये चारों वैल्यूज को पुट करो फॉर्मूले में एंड यू विल गेट द आंसर। क्लियर? समझ में आया? ऑनलाइन में जो बच्चे, बताओ जल्दी।
कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, इसको मैं सिंपली एक रिकॉर्डिंग ही कंसीडर कर रहा हूँ। साक्षी का शायद मैसेज आ रहा है बस, और किसी का कोई रिस्पॉन्स मुझे समझ नहीं। Yes, sir. ओके, रोशनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, if each element of second order determinant is either 0 or 1। सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट मतलब 2x2 वाला डिटर्मिनेंट, ये वाला सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट जिसमें कितने वैकेंट प्लेसेस होते हैं? 4 वैकेंट प्लेसेस। ठीक है, इसमें बोल रहा है इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट इज आइदर 0 और 1, तो ये डिटर्मिनेंट के एलिमेंट या तो 0 होंगे या तो 1 होंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज पॉजिटिव? तो ये जो डिटर्मिनेंट को जब हम सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? ठीक है, सो पहले हम ये देखते हैं कि ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे। ऑल पॉसिबल आउटकम्स मतलब टोटल कितने डिटर्मिनेंट्स बन सकते हैं जिसमें सिर्फ 2 ही एंट्रीज हो, 0 और 1 वाली। तो उसके लिए हम वो जो परमिटेशन कॉम्बिनेशन मेथड यूज करते थे ना, वही अप्रोच यूज करेंगे। सो वी हैव 4 वैकेंट प्लेसेस विद अस, ईच प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 2 डिफरेंट वेज, so 2 2 2 and 2, so the total number of ways will be 2 raised to power 4, it means 16। so we will have 16 different determinants with given condition। तो हमारे पास ऐसे 16 डिटर्मिनेंट्स बनेंगे जिसमें 0 और 1 की एंट्री होगी और 2 के होंगे। ठीक है, ये ऑल पॉसिबल आउटकम्स हो गया, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इज 16। ओके, अब फेवरेबल आउटकम जिसमें आपको पॉजिटिव मिलना चाहिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू, तो डिटर्मिनेंट कब पॉजिटिव मिलेगा? जब उसके लीडिंग डायगोनल जो है वो 1 होगा, 1 1, तभी तो आपको लीडिंग डायगोनल का प्रोडक्ट पॉजिटिव मिलेगा। और नॉन लीडिंग डायगोनल कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट 1 1, क्योंकि 1 1 में वो 0 हो जाएगा, दैट इज न्यूट्रल। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो कौन कौन से बन सकते हैं? 1 0 0 1, इसमें डिटर्मिनेंट पॉजिटिव आएगा। 1 1 0, सॉरी 1 1, और ये हो जाएगा 0 1। और क्या हो सकता है? लीडिंग डायगोनल 1 कर दो, फिर उसके इसको 1 और इसको 0 कर दो। ये 3 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। मैं किसकी वैल्यूज को सिर्फ शफल कर रहा हूं? ये वाले नॉन लीडिंग डायगोनल की। वो या तो 0 0 हो सकती है, या 0 1 हो सकती है, या 1 0 हो सकती है। ये 4 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। लीडिंग डायगोनल तो फिक्स होगा, क्योंकि लीडिंग डायगोनल का प्रोडक्ट पॉजिटिव आना चाहिए, 1 आना चाहिए। सो वी हैव 3 different outcomes for the given condition, or n of e is equals to 3, so probability of such determinants will be 3/16। ये होगा आपका आंसर। क्लियर? तो ये क्वेश्चन 1 मार्क के लायक पूछा जा सकता है, ऐसे क्वेश्चंस कभी कभार आए हैं 1 मार्क्स के लिए। ओके, इरेज कर रहा हूं, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा सा ट्रिकी है एक्चुअली, बिकॉज इसमें ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी का थोड़ा बहुत कंसेप्ट यूज हुआ है, और ये फेल्स जो स्टेटमेंट यूज किया, तो उससे थोड़ा आपको कंफ्यूजन होगा कि कॉम्प्लीमेंट लेना है कि नॉन कॉम्प्लीमेंट लेना है, वो देखना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर समझते हैं। An electronic assembly consists of 2 subsystems, say A and B. From previous testing procedures, the following probabilities are assumed to be known। अब एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉनिक असेंबली के बारे में बात कर रहा है। आप कोई भी एक सिस्टम समझ लो, जैसे कि अगर आपके यहाँ एक स्विच काम नहीं करता है तो क्या हो सकता है? हो सकता है वो स्विच खराब हो, या तो हो सकता है मेन पावर सप्लाई जो आपके घर में आ रही है वो एमसीबी खराब हो। तो इसी टाइप का 2 सिस्टम है, एक सिस्टम ए और दूसरा सब सिस्टम बी, सब सिस्टम ए सब सिस्टम बी। ठीक है, तो उस टाइप की सिचुएशन है। तो इसकी कुछ टेस्टिंग प्रोसीजर किया गया और उसमें प्रोबेबिलिटी निकालनी कि कौन सी चीज इसमें फेल हुई है। जैसे कि फर्स्ट लिखा है प्रोबेबिलिटी दैट ए फेल्स, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? जस्ट अ सेकंड, मेरे कॉल आ रहा है,
मैं फिर रीज्वाइन करता हूँ, 1 सेकेंड टाइम देना। ओके ओके, सो बैक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या गिवन था यहाँ पर? हाँ, मैंने दो सब सिस्टम्स बताए, सब सिस्टम ए एंड सब सिस्टम बी। सब सिस्टम ए फेल्स, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.2। सो इस इवेंट को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंपली ए कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब ए फेल्स, हम ये मान लेते हैं, दैट इज 0.2। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल्स अलोन, इसका मतलब क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल्स अलोन मतलब बी फेल हुआ है, ए फेल नहीं हुआ है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए, या फिर इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। बी हुआ बट ए नहीं हुआ। या फिर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एंड दैट इज इक्वल टू 0.15। आपको वेन डायग्राम अगर अच्छे से याद है ना तो आप समझ जाओगे। देखो, ये अगर आपका सैंपल स्पेस है, ये अगर आपका इवेंट ए है, ये अगर आपका इवेंट बी है, तो अगर आपको यहां पर बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बट नॉट ए, बी इंटरसेक्शन ए डैश, मतलब वो कौन से रीजन की बात कर रहा है? इस वाले रीजन की बात कर रहा है। समझ में आई ये चीज? ये वाला पार्ट। तो वो पार्ट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये कॉमन पार्ट को प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में से माइनस करना पड़ेगा। सो एक्चुअल में यहां पर आपको क्या गिवन है? सेकंड सिचुएशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये चीज गिवन है। क्लियर? तो ये दोनों चीजें हमने नोट डाउन कर ली। फिर उसके बाद क्या गिवन है यहां पर थर्ड पार्ट में? ए एंड बी फेल्स। एंड मतलब इंटरसेक्शन, तो ए एंड बी फेल्स मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज इक्वल टू 0.15। तो सबसे पहला टारगेट आपका क्या होना है कि इनका इंटरप्रिटेशन, और उसके बाद उसको जो स्टैंडर्ड वे ऑफ राइटिंग है उसमें उसको लिखना। ठीक है, तो ये चीज हमने समझ के लिख ली। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमने लिख लिया 0.2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमने लिख लिया 0.15, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज इक्वल टू 0.15। ये सारी चीजें हमने लिख ली। ठीक है, अब जो भी फाइंड आउट करना है उस पे आएंगे। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम ना ये दोनों रिजल्ट से, ये वाले को यूज करके और ये वाले को यूज करके हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकल जाएगा इससे, इसको यहां पर पुट कर दोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.3 आ जाएगी। क्लियर हुआ ये चीज? अब आते हैं जो फर्स्ट पार्ट में आपको फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट में आपको क्या फाइंड आउट करना है? ए फेल्स बट
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल्स मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी फेल्ड, मतलब ए गिवन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। ए हम क्या ले रहे हैं, ए फेल्स होना ए, बी फेल होना बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी दैट इज इक्वल टू व्हाट, क्या है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो इंटरसेक्शन बी गिवन है 0.15 0.30, so you will get 1/2, that's it। second part, a fails alone, बताओ इसका मतलब क्या है, a fails alone, a fails alone मतलब a but not b, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ a माइनस b, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b डैश a बट नॉट b, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ a माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b। अभी थोड़ी देर पहले बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ a आपको गिवन है 0.20, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b 0.15, सो यू विल गेट 0.05, दैट्स इट, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर? बाकी बच्चों को समझ में आया क्या, एक बार एक्नॉलेज करो जो लोग समझ रहे हैं और ध्यान दे रहे हैं। यस सर। ओके, इरेज कर रहा हूं, क्वेश्चन 15 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 16th क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया ये वाला क्वेश्चन, ध्यान से समझना। ठीक है, देखो क्या लिखा है, सिचुएशन भी समझना क्योंकि सिचुएशन में बच्चे फंस जाते हैं, इसमें ऐसा दिया हुआ है, बैग 1 कंटेन्स 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। तो पहले ना मैं इसको बनाते जा रहा हूं, ये पहले बैग ए कंसीडर करता हूं, बैग 1 कंसीडर करता हूं, और इस बैग के अंदर क्या है वो लिख लेता हूं। इस बैग के अंदर है 3 रेड 4 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, बैग 2 कंटेन्स 4 रेड एंड 5, ओके, बैग 2, तो कंसीडर करते हैं बैग 2। बैग 2 में है हमारे पास 4 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। ओके, तो यहां तक हमने क्वेश्चन लिख लिया और समझ लिया। आगे लिखा 1 बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2। क्या कर रहे हैं यहां पर, बैग 1 से एक बॉल को ले रहे हैं और उसको बैग 2 में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो यहां पर एक ट्रांसफर हो रहा है 1 बॉल। ठीक है, एंड देन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2, और ये होने के बाद हम बैग 2 से एक बॉल निकाल रहे हैं, 1 बॉल ड्रॉन। समझ में आया यहां तक का सिचुएशन। द बॉल सो ड्रॉन इज फाउंड टू बी रेड, और जो बॉल निकली उसका कलर क्या था, रेड था, ये गिवन है। फिर क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रांसफर्ड बॉल वाज ब्लैक। तो आपको किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी, जो ट्रांसफर हुई वाली बॉल क्या थी, ब्लैक थी, उस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी। सिचुएशन समझ में आई पूरी? ओके, अब देखो यहां पर क्या करना है स्टेप। पहले तो मैंने पूरे जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है उसको ग्राफिकली यहां समझा दिया। स्टेप नंबर 1 हमारा सेम है जो बेस थ्योरम में रहता है। ठीक है, जो गिवन है वो चीज लिख लेना, उसको इवेंट ए डिफाइन करना, ड्रॉन बॉल इज रेड, ये हमारा इवेंट ए हो गया। इवेंट E1 जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक, ये इवेंट E1 हो गया। इवेंट E2 क्या होगा, ट्रांसफर्ड बॉल इज नॉट ब्लैक, या फिर हम क्या बोल सकते हैं रेड, या तो ब्लैक ट्रांसफर होगी या रेड ट्रांसफर होगी। तो आपको निकालना क्या है यहां पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन ए, यही निकालना है।
तो क्या होगा बेस थ्योरम से फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E1 डिवाइडेड बाय probability of E1, probability of A given E1 plus probability of E2 into probability of A given E2। मतलब आपको क्या क्या चाहिए, probability of E1, probability of E2, ये दोनों चाहिए। फिर उसके बाद पहले ये दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, बेटर होगा। E1 मतलब ट्रांसफर्ड बॉल ब्लैक होना, उसकी प्रोबेबिलिटी। तो ट्रांसफर कहां से हो रहा है, बैग 1 से हो रहा है। बैग 1 से ब्लैक बॉल ट्रांसफर होने की प्रोबेबिलिटी, हाँ क्यों 1/4? बैग 1 से अगर आप एक बॉल चूज कर रहे हो ट्रांसफर करने के लिए, तो वो बॉल के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? यस, इट विल बी 4/7। तो प्रोबेबिलिटी दैट ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक इज 4/7। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 दैट इट इज रेड, ये कितना हो जाएगा 3/7। समझ में है? फिर हम आते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E1। A गिवन E1 इसका मतलब क्या? E1 हो चुका है, E1 हो गया मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि ब्लैक बॉल ट्रांसफर हो गई। ब्लैक बॉल अगर ट्रांसफर हो गई तो यहां पर 3 ब्लैक बची, और यहां पर +1 होके ये कितनी हो गई, 6 ब्लैक बॉल्स हो गई। समझ में आई ये चीज? तो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी मतलब रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी। तो अब अगर देखा जाए तो यहां पर हमारे पास कितनी बॉल्स हो गई, 10 बॉल्स हो गई, जिसमें कितनी रेड है, 4 रेड है। तो रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 4/10 हो जाएगी। समझ में आई ये चीज? नेक्स्ट आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2। मतलब कि E2 वाला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ है। E2 परफॉर्म हुआ है मतलब क्या हुआ है, जो बॉल ट्रांसफर हुई थी वो कौन सी बॉल थी, वो रेड बॉल थी। तो इसका मतलब यहां पर कोई चेंजेस नहीं हुआ। इसका मतलब कहां पर चेंजेस हुआ है, रेड बॉल एक रिड्यूस हुई यहां से, 2 रेड बच गई, और यहां पर एक रेड बॉल प्लस हो गई। मतलब अब यहां पर कितनी होगी, 5 रेड हो गई। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स अभी भी यहां कितनी है, 10 है। तो रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 5/10 हो जाएगी। अब जो ये सारी वैल्यू मिली इसको बेस थ्योरम के फॉर्मूले में पुट करो एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर। समझ में है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसीलिए कई बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया है। ओके ओके, इरेज कर रहा हूं, समझ में आ गया तो कैलकुलेशन वाला पार्ट आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं मैं। और अगर नोट डाउन नहीं किया हिंट तो फिर वीडियो को एक बार देख लेना, और अगर वीडियो में आपको मैं शेयर नहीं कर रहा हूं तो आप उसको देख लेना एक बार, चैनल में अपलोड तो हो जाता है 1-2 दिन में। क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 तीनों क्वेश्चंस एमसीक्यू है। चलो जल्दी से देखते हैं, हो सकता है डायरेक्ट बन जाएंगे। एक और क्वेश्चन एमसीक्यू हमारा प्रीवियस एक्सरसाइज से बचा हुआ है, उसको भी एक बार देखेंगे इसके बाद, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज 1, देन विच ऑफ द कंडीशन इज ट्रू। तो जो गिवन है हम वहां से स्टार्ट करते हैं। बी इंटरसेक्शन ए का मतलब क्या होता है, मतलब प्रोबेब बी गिवन ए का मतलब क्या होता है, बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज इक्वल टू 1। समझ में? अब इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यही मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि बी इंटरसेक्शन ए जो है वो किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। और इसका मतलब ये होता है कि ए जो है वो क्या होगा, बी का सबसेट होगा, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर आएंगे तभी आपको इंटरसेक्शन में ये चीज मिलेगी। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। इसमें देखना कंफ्यूजन हो जाता है कई बार बच्चों को, अगर ऐसा है तो वो उल्टा लिख देते, बी इज अ सबसेट ऑफ इट, विच इज रॉन्ग। क्लियर है? तो छोटी सी गलती में ये आंसर गलत हो सकता है, इसलिए ध्यान देना। हो गया तो मैं इरेज कर दूं फर्स्ट पार्ट, 17th क्वेश्चन, और अब मूव करता हूं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या गिवन है देखो,
probability of A given B is greater than probability of A, then which of the following statement is correct? तो पहले जो कंडीशन गिवन है उसको हम लिख लेते हैं. probability of A given B is greater than probability of A. A given B का मतलब क्या होता है? probability of A intersection B upon probability of B that is greater than probability of A. ठीक है. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. कोई ऑप्शन यहां दिख रहा है कि ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है. ऑप्शन बी दिख रहा है लेकिन वो क्लियर है कि वो रॉन्ग है, क्योंकि देखो इनइक्वालिटी का साइन अलग है यहां पर. तो ऑप्शन बी तो गलत है. ऑप्शन ए सी डी, इन सब में आपको एक चीज दिख रही है, वो क्या है? सब में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए निकालना है. तो हमको भी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए निकालना चाहिए. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ये जो ए इंटरसेक्शन बी है, इसके अपॉन में हम ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते. ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. तो ये जो पूरा पार्ट है ये क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए हो जाएगा, दैट इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी. ऑप्शन सी करेक्ट होगा. ठीक है, हो गया. तो इरेज कर दे रहा हूं मैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूं. 1 मार्क के ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आ सकते एमसीक्यू से, जो कि एनसीईआरटी के एमसीक्यू से. ठीक है. क्वेश्चन 19, इसमें लिखा है if A and B are two events such that probability of A plus probability of B minus probability of A and B is this, then which of the following statement is true. तो सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेता हूं. क्या गिवन है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड का मतलब क्या? इंटरसेक्शन बी, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. ये गिवन है. ओके, कैसे करें सॉल्व इसको? आप ऐसे कर सकते हो, देखो ये दोनों कट गया, ये वाला टर्म इधर चले गया, मतलब आपको क्या मिल गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. समझ में आ गया? अब आप क्या कर सकते हो? आप चाहो तो इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 ले लो और इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मिल जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट इज इक्वल टू 1. तो लेफ्ट साइड जो पूरा है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा. समझ में आ गया ये? दैट्स इट. ओके, वंशिका, साक्षी, ओम, अनुष्का, रोशनी, समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. यस सर. Yes, sir. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, एक जो क्वेश्चन हमारा छूट गया था उस क्वेश्चन पे आते हैं, और मैं कुछ एग्जांपल्स भी आप लोगों को बता रहा हूं जिसको आपको बिल्कुल बनाना है, मिस नहीं करना है, क्योंकि कई एग्जांपल्स एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट रहते हैं और यूजुअली यही प्रॉब्लम होती है, बच्चे एग्जांपल्स मिस कर देते हैं. आप नहीं करना. ठीक है. क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 37 इंपॉर्टेंट है. जितना भी मशीन, फैक्ट्री, प्रोडक्शन वाला बेस थ्योरम दिखेगा सब इंपॉर्टेंट है. ठीक है. नेक्स्ट, ये वाला एग्जांपल जो है, एग्जांपल 33 जो हमने एक्सरसाइज का क्वेश्चन किया वो भी इंपॉर्टेंट है. बेस थ्योरम से दूसरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी ये बॉल्स वाला, बैग एंड बॉल्स. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. एक सेकेंड बस, उस क्वेश्चन पे आ जाता हूं जो हमारा मिस हुआ था
लास्ट क्लास में, और वो था एक्सरसाइज रैंडम वेरिएबल के पहले था। हाँ, ये वाला क्वेश्चन था, 14th क्वेश्चन था। 14th क्वेश्चन एक बार जल्दी से देख लेते हैं। ओके, तो 14th क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो A इज अ सबसेट ऑफ B, देखो यहां सॉल्यूशन है, उसी से एक्सप्लेन कर रहा हूं। A इज अ सबसेट ऑफ B का मतलब क्या है, A इंटरसेक्शन B आपको क्या मिलेगा, A मिलेगा। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A मिलेगा। समझ में आई ये चीज। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट ध्यान देना, A गिवन B जो होता है वो क्या होता है, A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। और यहां से हम ए इंटरसेक्शन बी को क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ए गिवन बी की वैल्यू। यहां तक समझ में आया। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया। अब देखो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, लेस देन और इक्वल्स टू 1 होती है। तो यहां पर लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज लेस देन और इक्वल्स टू 1। अब इसको इसने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया मतलब क्या किया, यहां पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। 1 को यही रहने दिया, 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये लिख दिया। ठीक है, अब पूरी इस इनइक्वालिटी में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर दो। इस पूरे में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन और इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में आपने निकाल के रखी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। दैट्स इट। मतलब कि कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, ऑप्शन सी ट्रू होगा। यही आपको सॉल्व करना था। ठीक है, क्वेश्चन 17 तो थोड़ा सा ट्रिकी था क्वेश्चन, आपको इनइक्वालिटी का कंसेप्ट यहां पर अप्लाई करना था। ठीक है, तो दैट्स इट। यहां पर प्रोबेबिलिटी चैप्टर कंप्लीट होता है। और भी कुछ क्वेश्चंस जो हैं आप लोग उसको सॉल्व करना, एग्जांपल्स ऑफ दिस चैप्टर, दिस एक्सरसाइज आल्सो। मतलब कि ये जो बेस थ्योरम के पहले वाली एक्सरसाइज के एग्जांपल्स भी इंपॉर्टेंट है। इसमें लगभग सारे एग्जांपल्स कर लेना, एक भी मिस मत करना। ठीक है, ये एक HIV वाला क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया, एग्जांपल नंबर 18। ठीक है, वो हार्ट अटैक टाइप का जो क्वेश्चन था ना, उसी टाइप का ये वाला भी। फिर उसके बाद बस इतना ही है। तो संडे को मैं एक टेस्ट लूंगा। संडे को आप लोगों का 9:30 to 10:30 टेस्ट रहेगा 1 आवर का, जिसमें पूरी प्रोबेबिलिटी चैप्टर आएगा। वेटेज मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप किया था, जो आप लोगों का वेटेज रहने वाला है इस बार चैप्टर वाइज, वो डिटेल्स यहां पर आप लोगों को दिख जाएंगी। 3 सेक्शन में डिवाइडेड है, ओवरऑल 3 यूनिट्स है। फर्स्ट जो यूनिट है वो कैलकुलस है, हाईएस्ट वेटेज वाली। इसमें 3 चैप्टर आएंगे, इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन और उसके डिफरेंशियल इक्वेशन, 3 चैप्टर, 18 मार्क्स का वेटेज। फिर उसके बाद सबसे कंफ्यूजिंग चैप्टर आएगा वेक्टर एंड 3D। 3D स्पेशली सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है। ठीक है, तो इसको हम लास्ट में करेंगे, सो दैट आप लोगों को ये कंसेप्ट फ्रेश रहे एग्जाम के पहले। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी सबसे स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लो, बिकॉज 8% 8 मार्क्स का वेटेज रखता है, मतलब अच्छा खासा वेटेज है इसका। तो इसको स्ट्रॉन्ग कर लो तो एक पार्ट आपका हो जाएगा, बाकी ये दोनों तो लंबे चैप्टर्स हैं। ठीक है, सो संडे को टेस्ट रहेगा 9:30 to 10:30। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज मीटिंग लीव कर सकते हो। थैंक यू।